हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बात करेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन को समझा था, जो कि हर्ट्ज ने किया था। हेनरिच हर्ट्ज उनका पूरा नाम था। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किए थे वो हम लोगों ने देख लिए थे। आज हम लोग फिर से इसको डीप से हम लोग पढ़ेंगे और आइंस्टीन की इक्वेशन देखेंगे कि इन्होंने क्या इक्वेशन दी थी। ठीक, तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। आज बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना है इस चीज को और न्यूमेरिकल भी देखने हैं इसके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना था जो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने पर हो रहा था। जब किसी मेटल को किसी लाइट से क्या कर रहे थे, जब कोई लाइट किसी मेटल पर स्ट्राइक कर रही थी, ये मेटल है और ये क्या है, लाइट है। जब कोई मेटल पर कोई लाइट स्ट्राइक कर रही थी तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर आ जा रहे थे। भाई जो मेटल सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना ही क्या कहला रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहला रहा है, क्योंकि ये फोटोन के कारण हुआ था, इसीलिए इसका नाम बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ गया था। ठीक, तो क्या इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि द फिनोमेना ऑफ इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन एन एप्रोप्रिएट लाइट। एप्रोप्रिएट क्यों कह रहा है, क्योंकि वहां पर हमें एप्रोप्रिएट उसकी फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की लाइट चाहिए होती है। ठीक, उसको भी हम लोग आगे समझेंगे। तो इस फिनोमेना को हम लोगों ने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। एक लाइन में कैसे लिखेंगे इसको, द फिनोमेना ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट strikes on it is known as फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीएचडी लिख देते हैं, अपना समझ लेना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है। ठीक, तो अच्छा ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आते हैं किसी मेटल सरफेस से, जब कोई लाइट इंसिडेंट करने पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, इनको डेफिनेट नाम दिया गया। इनको नाम क्या दिया गया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि वो लाइट के कारण बाहर आए होंगे। अच्छी बात है, और इसको देखो और समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भैया कुछ टर्म हमें याद करने पड़ेंगे। याद क्या करने पड़ेंगे, मतलब समझने पड़ेंगे। जैसे कि एक वर्क फंक्शन होता है। देखिए क्या होता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इसको यहाँ पर नोट करेंगे हम लोग साई से, इस तरीके की साई। ये इस तरीके वाली साई नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें साई ऐसे बनाएंगे, ये वाली साई टाइप समझ लीजिए कोई। ठीक है ना, इस तरीके से वर्क फंक्शन। तो ये मिनिमम एनर्जी ऑफ अमाउंट होता है जो कि चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए। असल में होता क्या है कि मान लीजिए ये कोई मेटल सरफेस है, इसको जूम करके दिया, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रेंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई अपने घर जा रहा है ना। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया, ये मूव कर रहे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालना है। तो जाहिर सी बात है, आयोनाइजेशन एनर्जी आपने पढ़ी है कि ये पहली बात तो एटम से बंधे हुए हैं ना, इतने नहीं बंधे हुए हैं कि वहीं पर घूमे ऑर्बिट करें ऑर्बिटल में, है ना। ये है कि यहाँ मूव कर सकते हैं इस पूरे मेटल में, लेकिन इतने भी नहीं ढीले हैं कि यहाँ से मेटल से निकल आए अपने आप, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये निकालने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्हें देना पड़ता है कि जो यहाँ पर आ पाए। तो वो मिनिमम एनर्जी ऑफ अमाउंट जो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इसकी सरफेस से सरफेस पे लाने के लिए चाहिए, सरफेस से जरा सा बाहर सरफेस है तो इसे यहाँ पर दिखाते हैं ब्लू पेन से। इसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसको एनर्जी में देनी, तो ये फोटोन इसको एनर्जी अपनी दे दे और यहाँ पर ले आए। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो वो एनर्जी का अमाउंट जो इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पर था, यहाँ से इस मेटल की सरफेस लाने के लिए चाहिए हुआ, वो मिनिमम एनर्जी ऑफ अमाउंट क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है, जिसे हम लोग फाई से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे फाई। वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट of energy of incident radiation। इंसिडेंट रेडिएशन का मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन which is required to eject an electron from the metal surface is known as वर्क फंक्शन। समझ पा रहे बात को।
क्या लिखा है, द मिनिमम एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का अमाउंट जो है वो मिनिमम है, उससे ज्यादा हो जाएगी अच्छी बात है, हमें और एनर्जी मिल जाएगी, वही एनर्जी किसमें बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, उसको भी हम समझाएंगे अच्छे से। खैर यहाँ पर इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वो इंसिडेंट रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी बात हो रही है, उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम उस एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे अच्छा तीनों बताते हैं फिर समझते हैं इसे। और फंक्शन समझ गए आप, इसे साई से नोट करेंगे। ठीक, साई की वैल्यू भी इन्होंने बताई, साई की वैल्यू होती है एच म्यू नॉट, एच म्यू नॉट। यहाँ म्यू नॉट क्या चीज है, एच तो प्लांक कांस्टेंट है, फाई वर्क फंक्शन है, पर म्यू नॉट क्या चीज है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, ये भी समझ लेते हैं। आइए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी असल में होता क्या है, असल में होता क्या है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी बात करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। ठीक है ना भैया। ठीक, देखिए जैसे कि ये मेटल सरफेस थी, इससे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हुआ, तो जो अब हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देख लिया, जो इसको हाइपोथेसिस मतलब इसको एक्सप्लेन जो कर पाया था वो कौन थे, आइंस्टीन थे। उन्होंने फोटॉन यानी कि कहेंगे मैक्स प्लांक के क्या चीज कॉन्सेप्ट की यूज किया था, और उन्होंने बताया था कि एक एनर्जी मतलब जो रेडिएशन है, रेडिएशन की एक फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी और फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये इन्होंने ये बताया कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो उस रेडिएशन का चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर उस जैसे मान लो रेडिएशन आ रहा है, दो वेव दो आ रही हैं, ठीक, एक ये फोटोन है, एक ये फोटोन P1 P2, ये फोटोन है। तो P1 के लिए क्या है फ्रीक्वेंसी, मान लो है 10, इसके लिए 20, लेकिन हमें जो फ्रीक्वेंसी यहाँ चाहिए वो चाहिए कितनी, 15। तो ये 10 वाला फोटोन यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, है ना, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, कम है। तो मिनिमम बेसिक वर्क फंक्शन की तरह है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन which is required to eject an electron from the metal surface is known as threshold frequency। इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो फिर आप कितनी भी ज्यादा इंटेंस लाइट डालें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, अभी इन तीनों को हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझ लेंगे। यहां लिख लेते हैं मिनिमम, इससे ज्यादा हो जाएगी तो कोई बुराई नहीं, ज्यादा हो अच्छी बात है, ज्यादा हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाए अच्छी बात है, पर कम फ्रीक्वेंसी में हमारा काम नहीं चलेगा भैया। ठीक है ना, द मिनिमम amount of frequency of incident radiation which is required to eject electrons from this surface। अपने आप लिख लेना, इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने वाली बात थी कि मिनिमम अमाउंट एनर्जी, इससे कम पर काम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा होगी अच्छी बात है मान लिए। ऐसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एक कॉन्सेप्ट आया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। भाई फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ भी होगी, पर हम लोगों को पता है कि फ्रीक्वेंसी जहां मैक्सिमम और वेवलेंथ मिनिमम, जहां मिनिमम वेवलेंथ रहती है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ होता है कि इससे ज्यादा पे फिर नहीं काम बनेगा। मान लो लैम्डा हमें चाहिए सरफेस से निकालने के लिए 10 नैनोमीटर और आपके पास क्या है 12, तो काम नहीं चलेगा, हमें इससे कम चाहिए। जो कम होगा तभी तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि हम बता दें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है जनरली हम लोग यूज करते हैं, आपका प्लेटिनम हुआ, सीजियम हुआ, इन सब चीजों के लिए, है ना। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में ही ज्यादा काम करता है। ठीक, इसीलिए कम हमें जो है मतलब वेवलेंथ क्या है, कम से कम चाहिए होती है। तो ये ज्यादा वेवलेंथ यानी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ, ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा होगा तो फिर काम नहीं चलेगा, इससे कम ही होना चाहिए। ये लास्ट है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज, दहलीज को हिंदी में बोलते हैं दहलीज, है ना। घर में दहलीज नहीं होती, बाउंड्री होती है, कि इससे ज्यादा हमारा रहिए, मान लो हमारा घर है ये, ठीक, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, ये हमारे घर का मेन गेट है, अब ये हमारे घर की दहलीज है, अब इससे ज्यादा पे हमारा अधिकार थोड़ी है, इससे कम। अब वो ऐसे समझ लो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि मिनिमम अमाउंट है, इससे ज्यादा होगा तभी काम बनेगा। ठीक, तो इसकी दहलीज है ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट, इससे ज्यादा पर ही हमारा काम बनेगा। वैसे ये वेवलेंथ के लिए कि अगर लैम्डा नॉट की बात करेंगे तो इसे क्या कहेंगे हम लोग कि ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा पर फिर बात नहीं बनेगी, इससे कम ही चाहिए हमें, इसके अंदर का एरिया चाहिए। इससे ज्यादा आप पहुंचोगे, मान लो 10 है तो 11 का हमें 11 का कोई काम नहीं है, हमारे लिए बेकार 11 है ना।
तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब आगे अपने आप लिखना था, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट और इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको लैम्डा नॉट से नोट करते हैं। ठीक, अब इस चीज को, वर्क फंक्शन को, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, हम लोग ने अब तक क्या सीखा, ये चीज सीखी कि वर्क फंक्शन को फाई से नोट करेंगे, इसका फॉर्मूला एस म्यू नॉट होगा। म्यू नॉट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो एस सी वाई लैम्डा नॉट भी लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, यहां तक को तो कोई डाउट नहीं है। अब ये सोच रहा हूँ म्यू नॉट कैसे लिख दिया, भाई सी क्या होता है, म्यू इनटू लैम्डा होता है। जब इसकी हम थ्रेशोल्ड की बात करेंगे तो दोनों तरफ लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, सी अपॉन लैम्डा नॉट। वही हमने यहाँ वैल्यू रख दी उठा के। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फार्मूला लोगों ने सीखा और इसको हम लोग एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। देखो इसको भी हटाओ, देखो क्या होगा, मान लो ये मेटल है हमारी, क्या है, मेटल है, मेटल है, अच्छी बात है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ठीक, हुआ क्या, अब हमने इस पे रेडिएशन को इंसिडेंट करा रही है, मेटल थी, इस पे इंसिडेंट रेडिएशन को ऐसे इंसिडेंट कराया। अब इस रेडिएशन हमें क्या बताया, वर्क फंक्शन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस टू इट्स लोअर सरफेस, यहां पर इजेक्ट करने के लिए, यहां पर लाने के लिए। समझ रहे हो बात को। अब जैसे कि ये हमने रेडिएशन डाला, इसकी हमने मान लो जो है इस मेटल का, ये मेटल के लिए वर्क फंक्शन फिक्स होता है, सब मेटल के लिए। जैसे प्लेटिनम के लिए अलग होगा, सबसे ज्यादा प्लेटिनम का होता है, सीजियम का सबसे कम होता है 1.9। खैर ये आपको कुछ भी नहीं याद करना है, ठीक, आपको वैल्यूज नहीं याद करनी है इनकी। खैर इस मान लो हमने कोई मेटल ले लिया, अब इसका वर्क फंक्शन मान लो है 2.3 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी होती है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसको अगर कन्वर्ट करना है आपको। खैर इतना वर्क फंक्शन है इस मेटल का, हमने जो ले रखी, एग्जांपल समझा रहे हैं आपको। तो जो हमने इंसिडेंट रेडिएशन किया है उसकी वैल्यू है मान लो 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने एनर्जी का यहाँ इंसिडेंट रेडिएशन हुआ। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी, तो ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, किसके साथ, किसके साथ स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ। और इसको एनर्जी, इतनी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो जाएगी, 2.3 की एनर्जी इसको निकालने में, इसकी एनर्जी है ये, इसकी एनर्जी को E1 से दिखा देते हैं, E से। ये इतनी एनर्जी का रेडिएशन हमने इंसिडेंट कराया और इतना वर्क फंक्शन था, तो भाई 2.3 तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाने में ही खर्च हो गया। यानी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है अब यहाँ पर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, समझ रहे हो। और अब इसका से एनर्जी कितनी बची है, बोलो, 4 में से इतनी एनर्जी तो चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, इसको यहाँ से यहाँ लाने में चली गई, यहाँ से यहाँ लाने में चली गई इसको। तो एनर्जी आपके पास कितनी बची, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी बची। और ये एनर्जी कायम चेंज हो जाती है, आगे चल के काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है। जब हम लोग आइंस्टीन की इक्वेशन देखेंगे आज तब समझेंगे। खैर कुल मिला के कहने मतलब ये था, वर्क फंक्शन ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी था। अगर ये रेडिएशन की एनर्जी हम कर दें 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, और वर्क फंक्शन है इसका इतना, तब क्या इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को मतलब एनर्जी खा जाएगा इसकी। ठीक, यानी ये अमाउंट जो एनर्जी का है ये क्या है, ही इज क्या है, लेस देन है साई के। और इस केस में नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। यही कारण था जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे, हर्ट्ज ऑब्जर्व कर रहे थे, तो रेडिएशन, सारी रेडिएशन पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं आ रहे थे। क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी कम थी। कुछ एनर्जी ऐसी हो रही थी कि हाँ उससे ज्यादा हो जा रही थी, 4 हो जा रही थी, मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहे थे। ठीक, अच्छा, कुल मिला के बात इतनी समझ में आई। अच्छा एक बात और, जैसे कि मान लो यहां पर इतनी बात तो क्लियर हो गई, जो वर्क फंक्शन का फार्मूला लिखा है h म्यू नॉट, ठीक, अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, h इतना है, तो आप इसी फार्मूले से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। ठीक, h को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, जूल पर सेकंड इसकी यूनिट, जूल सेकंड इसकी यूनिट होती है। आपको इसमें किसमें रखना होगा, सीजीएस में रखना होगा, या इसको आप चेंज करें और म्यू नॉट आपको मिल जाएगा। जैसे हम इसको अगर हम निकालना क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे उस चीज को। खैर इसी फार्मूले से आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और इसी से आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं।
अगर ये वाला फार्मूला यूज कर लिया जाए, है ना, तो आप क्या कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी में ये एग्जांपल है, इसे कोई बोल समझ लेना फार्मूला की स्कोर ही होता है, एग्जांपल फार्मूला मेन ये है आपका। अब आप इससे चाहे फ्रीक्वेंसी निकालो, चाहे वेवलेंथ निकालो, कुछ हो निकालो, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी, वर्क फंक्शन पढ़ा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पढ़ ली, ठीक। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग किसके ऊपर, अब हम लोग चलते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के ऊपर, थोड़ा चलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ। देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। देखिए किस तरीके से इसको ऑब्जर्व किया गया। ये एक ट्यूब थी जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहां से हमें लाइट इस पे इंसिडेंट करानी थी, ठीक। यहां पर ये लगा है कैथोड, ये लगा है एनोड। बहुत ध्यान समझना भैया, यहां पर हमने क्या लगा दिया, बोलो, अभी कुछ ना लगा, अच्छा, ठीक। अब इसके पैरेलल में एक लगा देंगे वोल्ट मीटर, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक एमीटर पर मिली एमीटर, मतलब मिली में आई करंट बहुत कम आएगी, इस तरीके का हमने कर दिया, ठीक है ना, अरेंजमेंट। समझ पा रहे बात को नहीं, ठीक है भैया। अब यहां से हम देखो, यहां से लाइट को हम क्या कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे इसके ऊपर। दिस वन इज नोन एज कैथोड, ये कैथोड होता है हमारा, ये एनोड होता है। एनोड मतलब देखो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, ठीक। यहाँ पर बैटरी प्रोवाइड करा रही है मच मोर इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बाहर आ पाएंगे कैथोड से। तो यहाँ पर हमने क्या करा, लाइट को इंसिडेंट कराया, ठीक, फोटोन को या कहेंगे लाइट को, यहाँ पर भी लाइट लिखते हैं। तो आज हम लोग किसकी बात करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में तो हमने बात कर ली कि ऑब्जर्वेशन क्या हुए थे, हम लोगों ने ग्राफ भी देखे थे कि भाई ऐसा ऐसा ग्राफ आ रहा है, और उसको एक्सप्लेन थोड़ी कर पाया था कोई। अच्छा एक बात आपको और बताएं, हेनरिच जो हर्ट्ज थे, इनके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इसको डीपली करा था ऑब्जर्व, इनका नाम था शायद फिलिप लेनार्ड करके, उन्होंने इसको डीप जो है स्टडी की थी इसकी। तो कुल मिलाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या चीज थी, देखिए फिर से एक बार आज समझेंगे हम लोग, फिर हम लोग चलेंगे आइंस्टीन इक्वेशन की तरफ। कि हुआ क्या कि जब लाइट इस पर इंसिडेंट कराएगी कैथोड पे, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, और इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात क्लियर। अच्छा हम लोग जानते हैं वर्क फंक्शन भी होता है, इतनी बात ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो गई थी कि एक ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इसे चाहिए इस मेटल सरफेस को कम से कम, वरना निकल ही नहीं रहे थे इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा तो वर्क फंक्शन समझ गए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ गए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी यहाँ समझ गए। अब यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया और एनोड की तरफ मूव करेगा, जाहिर सी बात है करेगा नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। इधर मूव करने पर हम क्या करेंगे, वोल्टेज इसका हम लोग रीड कर सकते हैं, और जो करंट फ्लो करी वो हम यहाँ एमीटर से रीड कर सकते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर थी। अब आगे क्या हुआ भैया, अब जो हमारे पास ग्राफ आ रहे थे, ग्राफ क्या आ रहा है देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आया था इस ग्राफ में जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था, फोटो करंट, भाई इलेक्ट्रॉन से करंट जो करंट फ्लो करी उन्हें कहा गया फोटो करंट, और इंटेंसिटी के बीच आप लोगों को हमने बता दिया था कि इसके बीच जब ग्राफ करते तो स्ट्रेट लाइन आ रही थी। कैसी आ रही थी, स्ट्रेट लाइन आ रही थी भैया, स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ करंट इंक्रीज कर रही थी, और करंट इंक्रीज करने का मतलब है क्या कि करंट कब इंक्रीज करेंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इंक्रीज करेंगे। यानी कुल मिला के संबंध किसका किससे रिलेट, इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से रिलेट हो रही थी। अच्छा अगर हम लोग अभी तक जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले लाइट को एज ए वेव ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दी थी उन्होंने, ये सारी सपोर्ट करती थी किसको, वेव थ्योरी को, यानी वेव नेचर को ऑफ लाइट के, है ना। लेकिन आप वेव नेचर लगा रहे हो तो आपको पता है, आप लोग जानते हैं इंटेंसिटी, बहुत ध्यान समझना, इंटेंसिटी होती पावर पर यूनिट एरिया। वेव के लिए इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया, या कहते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ऐसे एक्सप्लेन कर दें। तो एनर्जी का सीधा संबंध किससे होता है, इंटेंसिटी से। वेव नेचर में वेव की बात कर रहे हैं, तो जब वेव से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा। अगर ऐसी बात थी, समझना बात, अगर तुम इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, इस केस में तो हमने इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे हम लाइट की,
तब भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों नहीं आ रहा है? इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ सिर्फ करंट इंक्रीज करी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ ही नहीं रहे थे जब तक वर्क फंक्शन नहीं उसका इंक्रीज कर रहा था। और वर्क फंक्शन किससे डिनोट हो रहा है? एच म्यू से, यानी वो प्रोपोर्शनल था किसके? फ्रीक्वेंसी के। समझ पा रहे हो? यहाँ कंफ्यूजन हो गई थी बात कि भाई वर्क फंक्शन का मतलब है एच म्यू नॉट यानी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर इंटेंसिटी कोई बात ही नहीं। जब इंटेंसिटी बहुत बढ़ा दी हमने इंटेंसिटी तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ रहे, यानी इंटेंसिटी का रिलेशन या एनर्जी से था ही नहीं। समझ पा रहे हो बात को? इंटेंसिटी का रिलेशन एनर्जी से था ही नहीं, जब था नहीं तो फिर वेव चीज नहीं लग पा रही। भाई वेव अगर नेचर यूज करोगे तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है, यानी एनर्जी बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। और ऐसा यहाँ ऑब्जर्व हो ही नहीं रहा था। जब हो नहीं रहा था तो फिर कंफ्यूजन हो गई कि कैसे एक्सप्लेन करा जाए इस इफेक्ट को। अब कोई घुस के तो इलेक्ट्रॉन देखा नहीं है। ये क्या होते हैं? एजम्पशंस होते हैं, थ्योरी होती है कि ये दे दिए और ये अगर फटीक बैठ गई उस पर तो चीज मान ली जाती सही है, पर यहाँ वेव नेचर सही नहीं बैठ पा रहा था। अच्छा, और आगे समझते हैं कि फोटो करंट इंटेंसिटी के स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें। अच्छा ठीक है, एक बात ये आई। तब फिर आइंस्टीन आए भैया और उन्होंने क्या कहा वो हम लोग देख लेते हैं। आइंस्टीन भैया ने बताया कि जो आप यूज कर रहे हैं किसको, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे। ग्राफ तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ग्राफ एक बार फिर बता देंगे माँ जी, पर अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे इसको एक्सप्लेन कैसे करा जाए। एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टीन, हेडिंग क्या रहेगी अब? एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टीन, एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टीन। ठीक, क्या एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया ये चीज समझना है। इन्होंने मैक्स प्लांक उस समय एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे वो उस समय। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्क्राइब किया था और उन्होंने कहा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो लाइट है वो मेक ऑफ फोटॉन्स है, फोटॉन से मिलकर बनी है, जिनको उन्होंने क्वांटा कहा, क्वांटा से मिलकर बनी है। और उस क्वांटा का नाम इन्होंने फोटॉन दिया बाद में, आइंस्टीन ने। ठीक है, समझ रहे हो बात को? उन्होंने कहा क्वांटा ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है और उस एक क्वांटा की एनर्जी उन्होंने बता दी एच म्यू। और उन्होंने बताया कि जो रेडिएशन सन से हमारे पास आता है, जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में डिस्क्राइब करते समय सन से जो हमारे पास आता है वो कॉन्टिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट होता है और एनर्जी पैकेट्स के रूप में होता है। और उस एक पैकेट की एनर्जी NHμ होती है। मतलब हम कई सारे फोटॉन्स हो सकते हैं एक पैकेट में। कहने मतलब ये था कि 10 फोटॉन आ गए, उसके बाद फिर 15 अलग से आ रहे हैं, अलग बस से आ रहे हैं। कहने नहीं, हम लोग कहीं स्कूल वगैरह कहीं ट्रिप पे जाते तो अलग अलग बस से जा रहे हैं, तो एक बस एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी पैकेट को रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके अंदर जो हम लोग बैठे हुए वो कई सारे क्या है? फोटॉन्स हैं। और हम सबकी एनर्जी भी क्या है? अलग अलग है। जरूरी नहीं है एक पैकेट में जो फोटॉन है सबकी एनर्जी सेम हो जाए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता है। खैर, इक्वल टू NHμ, जहां म्यू क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फोटोन। अगर एक फोटोन की बात की जाएगी तो उन्होंने बताया एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज Hμ। ये जहां पर उन्होंने बताया H क्या है? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी दी? कई बार बताया हमने आपको, 6.626 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है। और म्यू क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, कुछ भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन कुछ भी हो सकती है। तो अच्छा, इस तरीके से उन्होंने बताया। तो इसी हाइपोथेसिस का यूज करते हुए आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे मतलब एग्जिस्टेंस में आता है। उन्होंने क्या बताया कि जो आप कह रहे हैं लाइट वेव है, वेव नहीं है भैया, पार्टिकल है। इन्होंने कहा फोटोन से मिलकर बनी है लाइट। और सब कंफ्यूज हो गए क्योंकि इन्होंने जब ये दी थी आपको को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी साथ में दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी साथ में दी थी। तीनों पेपर पब्लिश किए थे। 1905 में नोबेल प्राइज मिला उसके लिए था। उसमें बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये यूरोप के, मतलब यूरोप के क्या, ये एक यहूदी थे। खैर हम लोग नहीं जाने उस चीज की बात। तो खैर ये इन्होंने क्या बताया कि मेड ऑफ फोटॉन्स है, ये फोटोन स्ट्राइक करेगी यहाँ पर। ठीक, और फोटोन की एनर्जी इन्होंने कितनी बताई? इक्वल टू Hμ। और इन्होंने कहा कि अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से Hμ0 से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड नहीं होगा, इससे ज्यादा होना होगा इस अमाउंट को। ठीक, इससे ज्यादा होना होगा। इससे जब ज्यादा होगा यानी E इज जब ग्रेटर देन 5 तभी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। पहली बात तो इन्होंने ये बताई, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई? इन्होंने क्या कहा कि जो एनर्जी अगर E इज मच ग्रेटर देन 5, मतलब E इज इक्वल टू 5, अगर तब क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन एट सरफेस, फोटो इलेक्ट्रॉन एट सरफेस, सिर्फ सरफेस पे ही आएगा वो। अगर आपने वर्क फंक्शन 4 है, किसी का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो वो क्या करेगा? मेटल की सरफेस पे बैठ जाएगा, फिर कुछ नहीं करेगा, है ना। उसके बाद इतना, अगर इन्होंने बताया कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं E इज ग्रेटर देन 5, तो जो अमाउंट E माइनस साई होगा, E माइनस साई होगा, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। उन्होंने कहा मान लो 4 वोल्ट हमें फोटो चाहिए, क्या चीज, वर्क फंक्शन 4 वोल्ट, हमने 5 दे दिया तो 5 में से 4 तो चला गया उसको निकालने में सरफेस से, और 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी तो बच गई ना। वो क्या करेगी, वो एनोड की तरफ भागने में इसकी सहायता करेगी। एनोड तो खुद पॉजिटिव खींच भी रहा खुद भी, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो बात को, नहीं ठीक है, अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी। तो इन्होंने एक इक्वेशन दे दी आइंस्टीन ने, 2 बातें समझ गए। तीसरी बात, चौथी बात इनकी समझो, 3 बात यहाँ, फोर्थ बात लिखते हैं। फोर्थ बात इन्होंने बताई कि एनर्जी जो है इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ पाया आपने बात को। इन्होंने कहा कि इंटेंसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है एनर्जी का। इंटेंसिटी कम ज्यादा करने से सिर्फ क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कैसे। इन्होंने बताई एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी यूज करोगे तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिंदगी में नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक, तो यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए, पहली बात तो ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, क्वेश्चन ये है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। दूसरी बात कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो सकता है ओनली विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। 2 बातें समझ में आई। चौथी बात तो इन्होंने बता दी। अच्छा, इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कह दिया कि इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, बात ही खत्म हो गई कि भैया हम उस रास्ते की बात ही नहीं कर रहे जिस रास्ते से आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेव थ्योरी कोई बात ही नहीं है, बात हम किसी कर रहे हैं, फोटो उसकी कर रहे हैं, फोटॉन्स की। ठीक, तो इन्होंने एक इक्वेशन दी। इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए किसी की एनर्जी अगर h म्यू है, ठीक, किसी इलेक्ट्रॉन की फोटोन की एनर्जी h म्यू है, और अगर उसको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो h म्यू नॉट यानी कि वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी खत्म कर देगा, और जो इनका अमाउंट का एनर्जी बच जाएगी वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बनाने में काम आएगी। ये है आइंस्टीन की इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने क्या बताया कि h म्यू तो वो एनर्जी है जो तुमने इलेक्ट्रॉन की, जो तुमने प्रोवाइड कराई यहाँ से, जो तुम्हारे हाथ में है लाइट तुमने प्रोवाइड करा दी मान लो। ठीक, तो ये h म्यू एनर्जी है। ये कौन फिक्स करेगा, मेटल फिक्स करेगा कि मेटल कौन सा लिया गया। वर्क फंक्शन मेटलिक प्रॉपर्टी है, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल की, सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक, ये वो फिक्स करेगा। जो एनर्जी, अगर ये एनर्जी बहुत इससे कम है तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा नहीं। अगर ये एनर्जी ज्यादा है, मान लो 10 ये थी, 5 ये है, बची 5, तो वो 5 एनर्जी चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी बनाने में, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ये आइंस्टीन की इक्वेशन थी। इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। देखो, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और ठीक है ना, इसको देखो कैसे लिख रहा है, और इसको लिख सकते हैं Kmax इक्वल टू h म्यू माइनस फाइव नॉट। एक तो ये भी ऐसे भी लिखा हो सकता है। हर तरीके से, हर रूप में आपको ये एनर्जी याद होनी चाहिए। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं हाफ v स्क्वायर मैक्सिमम h म्यू माइनस f नॉट। ये इक्वेशन बनती है इसकी। ये इसी को कई तरीके से लिख रहे हैं, इसको आप और तरीके से लिख सकते हो। और यहाँ से कभी कभी क्या पूछता है, v की यानी वेलोसिटी पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप v स्क्वायर मैक्सिमम आप कैसे निकाल सकते हो, जो आ जाएगा 2/m h म्यू माइनस फाइव नॉट, और v मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2m h म्यू माइनस साइन नॉट। ये एक फार्मूला बन जाता है जो आप याद रख पाए। समझ पा रहे हो। अभी और भी फार्मूले से निकल आएंगे, इसी फार्मूले से, इसी इक्वेशन से कई सारे फार्मूले निकल के आते हैं सामने। इसको हटा रहे हैं। ठीक, देखो इसी से और फार्मूला बनाते हैं। और Kmax को तो ऐसे लिख दोगे, इसको लिख सकते हैं एस सी बाई लैम्डा। ये लैम्डा कौन सा, जो आपने प्रोवाइड कराया, और ये लैम्डा कौन सा, ये लैम्डा वो है जो हमें चाहिए, मेटलिक प्रॉपर्टी है। मेटल के लिए इतनी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो इतनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो काम नहीं चलेगा। ठीक, ये यहाँ पर क्या करते हैं, एस सी कॉमन ले लेते हैं, तो ये फार्मूला आ जाता है इस तरह का। ठीक, समझ पा रहे हैं आपको आप नहीं। तो अभी हमें वी मैक्स निकालना है यहाँ से। वी मैक्स के लिए वी मैक्स ये आ जाता है 2hc बाई एम 1/λ माइनस 1/λ। अब आपसे देखो, ये जैम के एग्जाम में भैया कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन सिंपल ऊपर घुमा दे, बताए इनमें से 4 इक्वेशन दे दे, कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन नहीं है, और इक्वेशन जे नहीं आएगी, इक्वेशन जे आएगी। इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी।
एक पहला ए पॉइंट में क्या होगा, बी स्क्वायर दे रखा होगा, बी वाले में क्या होगा, बी स्क्वायर तो दे रखा है पर एच सी का डिवाइड बाई 2 होगा। एक में क्या होगा, लैम्डा नॉट इधर होगा, लैम्डा इधर होगा। तब आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे तुरंत ही, और आप या तो कंफ्यूज हो जाएंगे या बहुत ही खुश हो जाएंगे, यार इतनी छोटी सी बात आ गई, और वही गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप लेके चलेंगे बेसिक से, और आपको सॉल्व करना हर तरह से आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? नहीं तो क्वेश्चन सिंपल भी हो सकता है पर आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना आना चाहिए। तो मेन इक्वेशन इनकी क्या थी, उसी को हमें याद रखना है, और उससे जो